students, today I will discuss a very important topic, normality. First of all, you will have to define normality. Normality is denoted by capital N. It is defined as number of gram equivalents of a solute present in 1 liter of solution. It is defined as number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution. According to definition, you can write as formula: normality is equal to number of gram equivalent upon volume of solution in a liter. Normality is equal to number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter. Now you should know what do you mean by gram equivalent. How will you calculate number of gram equivalent? You can write number of gram equivalent is equal to given mass in gram by equivalent mass. ग्राम इक्विवेलेंट का अगर नंबर निकालना हो तो ग्राम वाले मास में इक्विवेलेंट मास से को डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है इक्विवेलेंट मास, तो इसको आप जानें कि इक्विवेलेंट मास कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट जो केमिकल स्पेसीज हैं उनका इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट होगा, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। अब इसको मिटा दें। इक्विवेलेंट मास या वेट भी कह सकते हैं ऑफ ए डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। देखिए, इक्विवेलेंट मास अगर निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास में n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। Simply you can write equivalent mass equals to molecular mass divided by n factor. n फैक्टर को हम नॉर्मलिटी फैक्टर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नॉर्मलिटी फैक्टर
कैसे निकलेगा डिफरेंट केमिकल स्पेसीज के लिए, तो हम नॉर्मलिटी फैक्टर पर डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए इसमें हम पहला दे रहे हैं एलिमेंट। अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकालना हो तो याद रखिए एटॉमिक मास में n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। एलिमेंट के केस में वैलेंसी इज कॉल्ड n फैक्टर। वैलेंसी इज कॉल्ड n फैक्टर। दैट मीन्स you can find a equivalent mass of element by dividing atomic mass of element by its valency. Here valency is called n factor. You can also write equivalent mass of element is equal to atomic mass by वैलेंसी। एटॉमिक मास में वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास क्या होगा निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg। Mg का एटॉमिक मास कितना होता है 24, और आपने पढ़ा होगा इसका वैलेंसी 2 होता है। 24/2 कितना हो जाएगा 12। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, वैलेंसी 2 8 हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, इसका एटॉमिक मास 23 और वैलेंसी होता है 1, 23 हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12, वैलेंसी 4 है, इसका 3 हो जाएगा। एंड सो इट इज। तो वैलेंसी निकालना आप सीखे होंगे, जानते होंगे, प्रीवियस क्लासेज में भी आपने पढ़ा है वैलेंसी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हो तो वही संख्या जो है वैलेंसी होगा। 4 या 4 से अगर ज़्यादा हो तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। यहाँ याद रखिएगा वैलेंसी इज इक्वल टू n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 4। 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आप देखें जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 2 है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना होगा 2 होगा। एल्युमिनियम के वैलेंस सेल में 3, वैलेंसी 3 होगा। सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका वैलेंसी कितना होगा 1 होगा। एंड सो इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन का।
इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आयन का जो फॉर्मूला मास है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज यानी चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। यू कैन राइट इट इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन is equal to its formula mass divided by numerical value of charge, numerical value of charge यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको लेना है। साइन से मतलब नहीं है, केवल उसके संख्या से, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+, मैग्नीशियम आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो 24 बाई कितना हो जाएगा 12। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन SO4 2-, दिस इज कॉल्ड सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट मास, पहले इसका फॉर्मूला मास निकाल लें। सल्फर का होगा 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 4 × 16 कितना है, इस पर माइनस चार्ज है 2 यूनिट, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हो गया कितना 96/2 यानी कि 48। इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट का निकालना हो तो कार्बन का 12 प्लस 3 × 16 बाई कितना 2, 60/2 हो जाएगा, कितने के बराबर 30। तो इस तरह से आयन का इक्विवेलेंट मास हम इन्हें निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आयन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। उसके फॉर्मूला मास में किससे डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना उस पर चार्ज होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अब हम डिस्कस करेंगे थ्री नंबर में इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। ये काफी महत्वपूर्ण है। एसिड का इक्विवेलेंट मास नॉर्मलिटी निकालने में जनरली पूछा जाता है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड बाई n फैक्टर। हियर बेसिसिटी ऑफ एसिड इज ए कॉल्ड n फैक्टर। एसिड का जो बेसिसिटी होगा उसी को हम n फैक्टर कहेंगे। बेसिसिटी आप जानते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। ये आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय एसिड। अगर एसिड को आप वाटर में डिजोल्व करते हैं, डिसोसिएशन के बाद जितना आयन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, दैट नंबर ऑफ आयंस is called basicity and this is also called n factor. For example, अगर HCl है, इसको आप डिजोल्व करेंगे वाटर में तो यह डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl-। चूंकि यह एक H+ दे रहा है, HCl gives 1 H+ ion, thus its n factor will be 1, that means its basicity is 1। इसका NF कितना होगा
1 होगा। H2SO4 आपका मान लीजिए कि डिसोसिएट किया H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस में और HSO4 माइनस में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन या बाई सल्फेट आयन भी कर सकते हैं। और फिर आपका HSO4 माइनस आपका डिसोसिएट करेगा H प्लस SO4 2 माइनस में, यानी कि H2SO4 का डिसोसिएशन 2 स्टेप में आपका हो सकता है। तो अगर फर्स्ट केस में अगर देखें तो इसका जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 होगा, यानी कि एक H प्लस दे रहा है। और इसको अगर हम ऐड कर दें तो ओवरऑल जो डिसोसिएशन होगा ये तो कैंसिल हो जाएगा। H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यानी कि H2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए तो 2 ठो H प्लस प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर अगर कोई n फैक्टर पूछे कि कितना होगा, आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो H2SO4 का n फैक्टर 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि डिसोसिएशन के फलस्वरूप कितने H प्लस आयंस प्राप्त हुए हैं। बात समझ गए? खास करके फास्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड्स हैं जिसका n फैक्टर या बेसिसिटी पूछा जाता है। इसमें अधिकांश लड़के गलती करते हैं, हाइड्रोजन की संख्या देख करके बताते हैं, तो बिल्कुल गलत हो सकता है। बिकॉज ऑल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिड आर नॉट आयोनाइजेबल, may or may not be ionizable. You can say may or may not be ionizable. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सिंपली अगर H की संख्या देख करके बेसिसिटी बताया जाए तो उसमें गलत होने की भी पॉसिबिलिटी है। जैसे देखिए H3PO4 H3PO3 H3PO2, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड और इसका नाम है हाइपो फॉस्फोरस एसिड। इसका जो n फैक्टर होगा वो होता है 3, इसका होता है 2 और इसका होगा 1। अब देखिए तीनों में H की संख्या 3 है, तो इसका भी अगर 3 लिख देंगे, इसका भी 3 लिखेंगे, बिल्कुल क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो एक ट्रिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो तीनों एसिड्स में अगर बेसिसिटी यानी कि n फैक्टर निकालना हो तो याद रखिएगा बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स -1। और देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना है, 4 में से 1 घटा दीजिए 3, इसमें कितना है 3, 1 उसमें से माइनस करिए 2, यहाँ पर 2 में से 1 घटा दीजिए 1। तो फास्फोरिक एसिड का n फैक्टर होता है आपका 3, फास्फोरस एसिड का NF होगा 2 और जो आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड है उसका 1 होगा। लेकिन इसको आप स्ट्रक्चर के द्वारा और आसानी से समझ सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। आपको दिमाग में रखना है
कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगा वही आयोनाइजेबल होता है, वही आपका रिप्लेसेबल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बेसिसिटी और एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस और नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाई एसिड। जितना रिप्लेसेबल H+ आयन हो या एसिड को आप वाटर में डिजोल्व करें, जितना H+ दे वही संख्या उसका बेसिसिटी या एन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए कि H3PO4 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें सेंट्रल आइटम कौन होगा? फास्फोरस। जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वही सेंट्रल आइटम होता है। अब सेंट्रल आइटम से आपको OH ग्रुप की संख्या देख लेना है कि कितना OH ग्रुप उसके साथ आपका अटैच है, और वही संख्या जो होगा उसका बेसिसिटी होगा, यानी कि एन फैक्टर होगा। समझ में आ गया? जो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्ट अटैच है वह रिप्लेसेबल नहीं होगा, वह आयोनाइजेबल नहीं होगा, वो नॉन एसिडिक होता है, इसलिए वह बेसिसिटी के डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लुक एट स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। देखिए यहाँ पर सेंट्रल आइटम कौन होगा? फास्फोरस। फास्फोरस हैज 5 electrons in its valence shell, thus it can form 5 covalent bonds. Understand? फास्फोरस 5 ही कोवलेंट बॉन्ड आपका बना सकता है। तो जितने भी फास्फोरस के एसिड्स हैं उसमें आपको एक P डबल बॉन्ड O जरूर ले लेना है। स्ट्रक्चर खींचने में आपको सुविधा होगा, P डबल बॉन्ड O ले लें। अब देखिए ऑक्सीजन कट हो बचे 3 ठो, सिंगल बॉन्ड से जुटेगा, और हाइड्रोजन कितना है? 3। प्रत्येक ऑक्सीजन से एक एक हाइड्रोजन को आप क्या करें? ऐड करें। तो यहाँ पर ये जो OH बॉन्ड है यही आपका ब्रेक करेगा, और यहाँ H है, H+ के रूप में क्या होगा? आपका रिलीज होगा। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि इसमें आपको देख लेना है कि कितना OH है। कब OH है? 3 OH है, तो निश्चित रूप से 3H+ आयंस को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, और इसका एन फैक्टर या बेसिसिटी जो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ एन फैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। H3PO3 पर अगर कंसीडर किया जाए, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, एक तो P डबल बॉन्ड O ले लेना है। कब ऑक्सीजन बचा? 2, 1, 2, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देना है। अब एक हाइड्रोजन और बच रहा है, सीधा सेंट्रल आइटम से इसको जोड़ देना है। तो बताइए कि OH का नंबर कितना है? 2। तो निश्चित रूप से यहाँ एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। चूंकि यही हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, ये हाइड्रोजन जो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़ा है यह रिप्लेसेबल नहीं है, यह आयोनाइजेबल नहीं है। H और P दोनों का ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं है। आसानी से वो H बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और H+ यहाँ से क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। अगर H3PO2 का स्ट्रक्चर देखें, P डबल बॉन्ड O ले लेना है, एक ऑक्सीजन,
यहाँ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, H इसके साथ रहेगा ही। और कब H बचा? 2, एक H और एक H यहाँ। तो कितना हो इसमें OH है, इसलिए इसका N फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ गया? तो H3PO4 का N फैक्टर आपका 3 होगा, H3PO3 का N फैक्टर आपका 2 होगा, H3PO2 का N फैक्टर यानी बेसिसिटी 1 होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, N फैक्टर यानी बेसिसिटी एसिड का निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण देखें, H3BO3 बोरिक एसिड, H3BO3 सेंट्रल आइटम कौन होगा? B होगा। कब ऑक्सीजन है? 3, सिंगल बॉन्ड से लिंक करें। अब प्रत्येक O के साथ H को रख लें। तो बताइए कि इसका कोई आपसे पूछे कि N फैक्टर कितना होगा, तो आप लिखेंगे 3 और यह बिल्कुल रॉन्ग होगा। याद रखिए, इसी में मैक्सिमम लड़के जो हैं वह गलती करते हैं। H3BO3 का यही स्ट्रक्चर हुआ, इसमें B से जुड़ा हुआ जो OH है उसका नंबर 3 है। तो अभी तो मैंने बताया कि OH के नंबर के आधार पर बेसिसिटी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इसके संख्या के आधार पर N फैक्टर यानी बेसिसिटी निकालेंगे तो वह रॉन्ग हो जाएगा। आप देखें, बोरॉन जो सेंट्रल आइटम है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। 1 bond carries 2 electrons, 3 bonds are attached to boron, therefore 6 electrons are present in its valence shell। तो यह निश्चित रूप से क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में नहीं है, तो यह क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो स्पीसीज लोन पेयर को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखते हैं, पावर रखते हैं, उसको हम लुई से क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हियर H3BO3 एक्ट्स एज ए लुईस एसिड। अब देखो, बोरिक एसिड को हमें वाटर में ऐड करेंगे। किसमें? वाटर में। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। इसमें 2 लोन पेयर्स हैं। अब इसके वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये डोनेट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बोरॉन से अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लोन पेयर of a oxygen in H2O attacks boron and H2O molecule gets attached to boron H। कैसे अटैच होगा? B O H H OH OH OH। जो डोनर होता है इस पर प्लस और जो एक्सेप्टर होता है इस पर माइनस। अब देखिए, ये जो OH बॉन्ड है ये आसानी से टूटेगा, क्योंकि वो पर प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से गेन कर लेगा और यहाँ से H जो है H प्लस के रूप में क्या होगा, लिबरेट होगा। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा B और OH है, एक OH यहाँ बचेगा, 2 3 4, तो BOH का होल 4, इस पर चार्ज कैसा होगा, माइनस और H प्लस। तो चूंकि यह एक H प्लस देता है वाटर में ऐड करने पर, इसलिए निश्चित रूप से इसका नॉर्मलिटी जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्मलिटी फैक्टर हमें कैसे निकालेंगे। अब हम
नॉर्मलिटी फैक्टर ऑफ बेस पर विचार करें, यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस is equal to molecular mass of base divided by n फैक्टर। यहाँ पर जो n फैक्टर है, ये जो n फैक्टर है, इसी को एसिडिटी कहा जाता है। एसिडिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आइंस या नंबर ऑफ OH माइनस आइंस गिवन बाय बेस, इसको हम एसिडिटी कहेंगे। बेस के केस में एसिडिटी, एसिड वाला में बेसिसिटी, अब याद रखना है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा NaOH है, तो NaOH जब डिजॉल्व करेगा, वाटर में डिजॉल्व करेगा तो डिसोसिएट होगा। तो कौन कौन सा हम प्रोवाइड करेगा, Na प्लस और OH माइनस। तो कितना OH माइनस दिया, 1, तो इसका n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। सिमिलरली MgOH2 का नॉर्मलिटी फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। AlOH का होल 3 अगर है, इसका नॉर्मलिटी फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। NH4OH अगर है तो इसका n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो OH का नंबर देख करके आप आसानी से बेस का नॉर्मलिटी फैक्टर यानी एसिडिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट कैसे हम निकालेंगे, साल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। और यहाँ n फैक्टर का मतलब क्या होगा, n फैक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा उससे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब देखिए चार्ज कैसे आप दिखाएंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं तो उसका लेफ्ट पार्ट पॉजिटिव होता है प्राय, राइट पार्ट जो होता है वो नेगेटिव। यानी कि कैटायन लेफ्ट में होगा, एनायन आपका किधर होगा, राइट में होगा। तो जैसे मान लीजिए कि सॉल्ट है आपका AXBY के फॉर्म में। अब इसमें आपको दिखाना है कि कैटायन पर चार्ज कितना होगा, एनायन पर चार्ज कितना होगा। तो बड़ा सिंपली आप दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ B के बगल में जो संख्या लिखा है नंबर, यह इस पर प्लस चार्ज है, और यहाँ जो X लिखा है इस पर इतना माइनस चार्ज है। तो हो जाएगा आपका AY प्लस, अब B क्या हो जाएगा, X से माइनस। जैसे मान लो कि Al2O3 है, अब चार्ज है, आपको दिखाना है कि L पर कितना चार्ज होगा, ऑक्सीजन पर कितना होगा। तो बताइए कि Al3 यहाँ पर है, ये चार्ज इसके ऊपर +3, और O है, O पर कितना चार्ज होगा, Al के बगल में जो नंबर लिखा है इस पर क्या होगा, -2। अब Al कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा 2Al3 प्लस, चाहे +3 और प्लस O 2 माइनस, चाहे -2 लिख सकते हैं।
तो इस तरह से आप आयन में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि दिया है Na2SO4। अब देखो SO4 के बगल में है 1 है, तो बताओ कि इस पर कितना चार्ज होगा, +1। इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, -2। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया, देखो एक सोडियम पर +1 है और सोडियम का नंबर संख्या 2 है तो +2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर टोटल निगेटिव चार्ज कितना होगा, तो निगेटिव चार्ज कितना है, -2। तो इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो 2 ही होगा, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, 2। यानी कि 2 से आपको डिवाइड करना होगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2SO4 निकालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास अब बटा में कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं ना। सोडियम का 23 होता है, 2 × 23 + 32 + 4 × 60, और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास सोडियम सल्फेट का निकल जाएगा। मान लीजिए कि निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 का होल 3। पहले आप देख लें कि Al2SO4 का होल 3 को डिसोसिएट करेंगे तो कौन कौन से आयंस प्राप्त होंगे। तो बताइए कि यहाँ पर Al है, Al लिख लें, यहाँ पर SO4 है, SO4 लिख लें। Al पर कितना प्लस चार्ज होगा, ये नंबर जो है यहाँ पर चल जाएगा +3, और SO4 पर कितना माइनस होगा, -2। अब Al का नंबर कितना है, Al की संख्या 2 है तो यहाँ 2 लगा दें, SO4 पर 2 है 3 तो यहाँ पर 3 लगा दें। तो बताइए कि यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, देखो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो +6, और टोटल निगेटिव चार्ज भी निकालोगे तो उतना ही होगा, दोनों सेम ही होगा। देखो 3 में -2 से गुना करो -6, तो ये भी 6 होगा, ये भी क्या होगा, 6 होगा। तो बताओ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 का होल 3 निकालोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास में कितना से डिवाइड करना होगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब नॉर्मलिटी के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलिटी जब तक आप इक्विवेलेंट मास नहीं कैलकुलेट करना जानते हैं तब तक नॉर्मलिटी का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर निकालना है और उसमें इक्विवेलेंट मास यूज में आता है। तो इक्विवेलेंट मास मैंने बताया कि एलिमेंट का कैसे निकलेगा, आयन का कैसे निकलेगा, एसिड का कैसे निकलेगा और बेस का कैसे निकलेगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम ले लें नॉर्मलिटी पर। क्वेश्चन हम ले लें 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 500 ml of solution. Calculate molarity, normality. नॉर्मलिटी निकालने के लिए H2SO4 का इक्विवेलेंट मास आपको निश्चित आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर यानी बेसिसिटी। तो इसका बेसिसिटी मैंने बताया कि 2 होगा, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, दोनों रिप्लेस हो सकता है। जब ये डिसोसिएट करेगा वाटर में तो 2H प्लस देगा, तो इसका n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, 2 से डिवाइड करके। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 2 × 1 +
32 प्लस 4 इंटू 16 बाई कितना 2, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 बाई कितना 2, यानी 98 बाई 2 49। ये निकल गया आपका इक्विवेलेंट मास। अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख लें। अच्छा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना है 9.8 ग्राम है, और इक्विवेलेंट मास कितना है 49 है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम किसमें लीटर में। तो ग्राम इक्विवेलेंट आपका निकल गया 0.2, वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये लीटर में बदल जाएगा। ये 1000 ऊपर, तो 0.2 इंटू 1000 बाई 500, 2 से कैंसिल होगा, अब मल्टीप्लाई कर ले तो 0.4 n आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप नॉर्मलिटी का सवाल क्वेश्चन डील कर सकते हैं। अब कुछ और उदाहरण ले लें, कुछ एग्जाम्पल और लेंगे। देखिए एक स्पेशल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। स्पेशल फॉर्मूला ऑफ ए नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं d गुना % W/W इंटू 10 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। ये आप मोलारिटी में भी देखे थे, उसमें मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते थे, इसमें इक्विवेलेंट मास से होगा। यानी कि मास परसेंटेज दिया हुआ हो, सॉल्यूट का मास परसेंटेज दिया हो, डेंसिटी दिया हो सॉल्यूशन का, तो आप नॉर्मलिटी इस फॉर्मूला से आसानी से निकालेंगे, और नहीं तो ऐसे लंबा हो जाएगा, इसे एकदम शॉर्टकट में आपका बन जाएगा। और जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन एक ले लें, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ ए 2.1 W/V% H2SO4. Density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। कैसे बनाएंगे, नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला लिख लेंगे। डेंसिटी कितना दिया है 1.2, मास परसेंटेज कितना है, यहाँ पर W/W कर लीजिएगा, W/W% या % W/W। मास परसेंटेज कितना दिया है 2.1 इंटू 10 बाई अभी इक्विवेलेंट वेट इसका निकालेंगे कितना 49। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इतना n आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज और बताना चाहेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। परसेंटेज W/V इज इक्वल टू होता है D इंटू परसेंटेज W/W। ये भी बहुत काम करेगा। अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ ए 2.1 W/V% H2SO4
सोल्यूशन D इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर एम। ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो नॉर्मलिटी बराबर कैसे निकाल लेंगे, बोलिए। अब देखो D इंटू परसेंट W बाई डब्ल्यू को परसेंट W बाई V कहा जाता है। तब तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, परसेंट W बाई V इंटू 10 बटा में क्या, इक्विवेलेंट मास। तो परसेंट W बाई V कितना दिया है 2.1 इंटू 10 बटा में कितना हो जाएगा 49। अब इतना n आपका क्या हो गया। तो कुछ फॉर्मूला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनके हेल्प से आप क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं। तो आज नॉर्मलिटी में इतना ही पढ़िए, फिर हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।